निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि समुच्चय अगर रोस्टर फॉर्म में है, राष्ट्र रूप में है, तो उसका एक से ज़्यादा निर्माण रूप हो सकता है। ये बात मैंने पिछली 2 क्लास में अच्छे से समझाई थी। और अगर वह निर्माण रूप में है तो उसके एक से अधिक रोस्टर रूप हो सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने कहा कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये रोस्टर रूप में है, यानी हम सीधे सीधे लिख दें, उदाहरण लिखकर एक समुच्चय ए लिख दें और ए में पहला उदाहरण समझ लें, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 ये कुछ संख्याएं हैं। इसमें ये दरअसल रोस्टर रूप है, यानी हर एक अवयव इसके अंदर लिखा हुआ है। अब इसे भाषा में लिखना है। ठीक, तो ये क्या है? ये है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, राष्ट्र रूप, ये वाला। ठीक, अब इसे लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में x मान लेंगे, x डॉट x लिखेंगे और x डॉट, ठीक, x सम संख्या है, ऐसे लिख देंगे, x सम संख्या है, और बता देंगे कितना, x 2 और कहाँ तक है, 10 तक है। ये देखिए, ये आ गया। अरे बड़ा सरल है भाई, सम संख्या तो है ही, और कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 10 तक है। और यहाँ बता दिया x डबल डॉट लगा देते हैं और x सम संख्या है। तो बिल्कुल सरल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, बदला जा सकता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं एक और उदाहरण। एक और उदाहरण ले लेते हैं। इसे मान लेते हैं पहला पार्ट और इसे मान लेते हैं दूसरा पार्ट। इसमें 4 पार्ट हैं, दैट इज़ कि इसमें 4 भाग हैं, 4 सवाल हैं। एक सवाल में 2 मैं करूँगा, 2 आपको अपने तरीके से करने हैं। उत्तर इसी में है, आंसर इसी में है, बाकायदा हल है इसमें। ठीक, तो यहाँ लिखा d बराबर √2 माइनस √2। इसको भी आप जो है, यानी इसका पहले वाले का उत्तर नोट कर लें, ये इसका उत्तर है, ये निर्माण रूप है। ये भी रोस्टर फॉर्म में है, इसको भी आपने जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिख देंगे, इसको भी बना देंगे x और कोई ऐसी समीकरण लिख देंगे x समीकरण x² माइनस 1 बराबर 0 का एक हल है। बिल्कुल सरल सी भाषा अपनी तरफ से जोड़ देंगे। भाई देखो, अगर मैं 2 1 नहीं 2 है ना, ऐसे देखो, ये 2, अगर मैं इस समीकरण को हल करूं x² माइनस 2 बराबर 0 को, तो x के 2 मान मुझे मिल जाएंगे। वो x की दोनों मान आएंगे वो समुच्चय में डाल के लिख दिए जाते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इस तरीके से बदल सकते हैं, बदल के देखें, थोड़ा अभ्यास करें। तो इसमें 4 भाग थे, 2 मैंने कर दिए। अब चलते हैं आगे थोड़ा। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित तथा कौन से अपरिमित समुच्चय हैं? यानी जिन समुच्चयों में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, गिनी हुई होती है, गिने हुए होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं, परिमित। और जिसमें बहुत सारे अनंत अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमित। ठीक, तो आपको देख के बताना है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। मैं यहाँ लिख दूंगा चारों के चारों, आपको देख के बता देना है, अपने मन में, माइंड में ही सेट कर लेना है कि सर ये परिमित है, ये अपरिमित है। पहचान करना सिखा रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से परिमित तथा कौन अपरिमित?
तो लिख देंगे कौन परिमित तथा कौन अपरिमित। समुच्चय हैं। सिंपल, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक, तो चलिए, किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो पहला मैं लिख रहा हूं, पक्का करें ये परिमित है कि नहीं। किसी दी हुई रेखा के, रेखो लिख दिया, देखो, रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। आपको इसके सामने ये लिखना है यहाँ कि ये परिमित है कि अपरिमित है। सोच लीजिए, मैं दूसरे वाला लिख रहा हूँ। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसके बारे में भी सोचिए, ये परिमित है कि अपरिमित है। तीसरा लिख रहा हूं मैं, ओके। 50 से कम अथवा उसके बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 50 से कम अथवा इसके बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन 50 से कम है। ठीक, इसके बारे में सोचिए। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर जो है आपने निकाल लिए होंगे, इन सब के आंसर आपने निकाल लिए होंगे। ठीक है। किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक, अब जरा उत्तर बताइए। ठीक, चलिए, पहले वाले का, किसी दी हुई समांतर रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो मान लीजिए कोई समांतर रेखा है, ऐसे, इसलिए मान लीजिए कोई रेखा है, इसके समांतर रेखा बहुत सारी खींच सकती हैं, अनंत बना लो तो अनंत रेखाएं हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है? ये है अपरिमित। तो इसके आगे लिख देते हैं अपरिमित। बात समझ गए होंगे कि भाई समांतर रेखाएं खींचनी है एक रेखा के, जितनी चाहे खींचो, वो अनंत रेखाएं खींच सकती हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, क्या पता कितने जानवर हैं, कोई गिनती नहीं है जानवरों की, अनंत अनंत जानवर हैं, नए नए प्राणी खोजे जाते हैं, रोज रोज नए नए प्राणी आते रहते हैं। तो ये भी अपरिमित है। ऐसे 50 से कम अथवा इसके बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 50 से कम प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? 0 नहीं होती, तो 50 ही होंगी, सीधी सी बात है। तो ये कैसा है? ये गिना जा सकता है, पक्की बात है भाई। 50 से कम प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? 50 ही तो होंगी, तो ये परिमित है। ठीक,
किसी वृत्त पर बिंदुओं का समुच्चय, एक वृत्त पे कितने चाहे बिंदु बना लो, वृत्त की परिधि पे तुम जितने चाहे बिंदु ले लो, ठीक। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अपरिमित। तो बात समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा करके किस तरीके से परिमित और अपरिमित को बताया जाता है, ठीक। तो इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमित और अपरिमित को पहचानना आसान है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, डन, आगे चलते हैं। वाइट बोर्ड टेस्टिंग याद है, ओके डन। कंप्लीट वाइट बोर्ड जो है आपका कैमरे में आ रहा है, कंप्लीट वाइट बोर्ड ठीक है हमारा। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन रिक्त या एकल समुच्चय हैं, ठीक। अब यहाँ कह रहे हैं, इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं, ये उदाहरण है रिक्त या एकल समुच्चय। पहचानो, पहचानिए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक, सिंपल। चलिए पहले वाला लिख रहा हूँ, देखो पहले वाला है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक हल है, ठीक। यानी ए ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक्स डबल डॉट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 का एक हल है, और ये भी लिख दिया कि x जो है वो वास्तविक संख्या है, x बिलोंग टू r, यानी x जो है, क्योंकि हमने ये प्रतीक पढ़ रखा है अभी तक, बस हमने और कुछ नहीं पढ़ा भाई, ये समुच्चय का अवयव है, बात खत्म। तो x वास्तविक संख्या है और इस समीकरण का एक हल है। अब आपको बताना है ये रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है, ठीक, या इनमें से कोई नहीं है। शुरू करिए करना, अपनी रफ कॉपी में काम करना शुरू करिए, क्योंकि रिक्त समुच्चय एकल समुच्चय, एकल समुच्चय वह होता है जिसमें एक अवयव होता है, रिक्त समुच्चय वह होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। ओके, चलिए अब बी लिख देता हूँ। बी में क्या है, एक्स डॉट एक्स समीकरण नंबर एक्स, समीकरण एक्स माइनस 3 का एक हल है और एक्स जो है एक पूर्णांक है। तो समीकरण एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है और एक्स जो है वह जेड है। जेड का मतलब क्या है कि वह पूर्णांक है। ओके, सिंपल आ गई बात समझ में। पूर्णांक है तो इसका हल पूर्णांक होना चाहिए, तो पता चलेगा एकल है कि खाली है, ठीक। अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक हल है और पूर्णांक है। एक्स डबल डॉट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 का एक हल है और x जो है वह पूर्णांक है, यानी x पूर्णांक होना चाहिए और इसका हल होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई समुच्चय बनेगा, ये आपको बताना है। x आपके विद्यालय की दोनों कक्षाओं 11 और 12 का विद्यार्थी है, यानी इस बार जो है ये कह रहे हैं कि आपके दोनों स्कूल के दोनों कक्षाओं का विद्यार्थी है। x डॉट एक्स आपके विद्यालय की x आपके विद्यालय में कक्षा 11 एवं 12
का विद्यार्थी है, यानी एक बच्चा दोनों कक्षाओं में पढ़ रहा है भैया, बात को समझ लेना। ठीक, तो ये 4 सवाल हैं, शुरू करो। समीकरण इतने 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 का एक हल है जो वास्तविक है। अब देखो, इस समीकरण का जो हल है वह वास्तविक नहीं हो सकता। इस समीकरण का जो हल है वास्तविक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम इसे हल करेंगे समीकरण को, है ना। इस समीकरण को मैं हल करूं, अगर यहाँ देखूं x² + 2 = 0, तो x² बराबर -2 और x बराबर -2 का अंडर रूट, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। हम पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या है। तो कुल मिला के ए में कोई अवयव नहीं है, तो इसका मतलब ए कैसा हो गया? ए हो गया रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। उत्तर डन, समझ में आ गई बात? कोई समुच्चय में कोई अवयव नहीं आया। अब यहाँ समीकरण इतने 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 पूर्णांक है, तो देख लेते हैं x - 3 = 0, x = 3, यानी एक अवयव है जो कि पूर्णांक है जिसमें 3 है। इसका एक हल क्या बनेगा? x = 3 ही बनेगा, और वो पूर्णांक भी होगा। देखो, x पूर्णांक होना चाहिए, तो इसका मतलब यह एकल समुच्चय है, यह एकल समुच्चय है, इसमें एक ही अवयव है। बिल्कुल सिंपली, सरलता समझ में आ रहा है। उसके बाद का इसका हल है लेकिन पूर्णांक है। अब मान लीजिए इसका हल करूं x² - 2 का, तो इसके हल क्या होंगे? x² - 2 = 0, x बराबर ±√2। तो देखो x पूर्णांक नहीं आया, जबकि यहाँ कहा था इन्होंने कि साहब पूर्णांक भी होना चाहिए। पूर्णांक तो नहीं आया। वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक तो नहीं है, तो इसका मतलब यह भी एक रिक्त समुच्चय है, यह भी एक रिक्त समुच्चय है। ये लो, अब आपके विद्यालय का ऐसा विद्यार्थी जो क्लास 11 में भी पढ़ता हो, क्लास 12 में भी पढ़ता हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो सब कुछ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई विद्यालय में कोई बच्चा 2 क्लास में नहीं पढ़ सकता। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी रिक्त समुच्चय है। ओके, डन, पक्का हो गया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा साहब बताइए, क्या a और b बराबर हैं या a और b तुल्य हैं? ठीक, अब यहाँ पे एक सवाल इसने बनाया है, a और b 2 समुच्चय हैं, क्या आपस में बराबर हैं या तुल्य हैं एक दूसरे के? एक दूसरे के तुल्य होने का मतलब आप जानते हैं कि समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, और बराबर होने का मतलब आप ये जानते हैं कि समुच्चयों में, दोनों समुच्चयों में अवयव समान होने चाहिए, चाहे उनके लिखने का क्रम कुछ भी हो, लेकिन अवयव वही होने चाहिए। ओके, तो अब तुम मुझे पहचान के बताओगे कि a बराबर b है या a तुल्य b है। तो अब लिखेंगे, उदाहरण में तुम्हें बताना है a बराबर b है या a तुल्य b है। दोनों समुच्चय में बताऊंगा आपको। यहाँ पर पहले वाले सवाल में a में केवल एक अवयव लिखा हुआ है जो a है बस, और b में b एक सम अभाज्य संख्या है। b में लिखा हुआ है x.x एक सम अभाज्य संख्या है।
इनमें तुम्हें बताना है कि ये दोनों बराबर हैं, समुच्चय ए और बी हैं या तुल्य हैं। ठीक, पक्का करो, सॉल्व करो, हल करो इसको। देखो ए में कुछ संख्याएं रखी गई हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए। और बी में शब्द गुआवा का एक अक्षर है। बी में एक्स शब्द गुआवा GUAVA का एक अक्षर है। ये अब इसमें पहचान के बताओ कि ए और बी क्या है। तीसरा सवाल भी है, एक्स समीकरण लिखने का हल है और बी में 2 तत्व हैं। ए बराबर एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 0 का एक हल है। यानी इसमें जितने भी हल होंगे वो लिख दिए जाएंगे। और बी में 2 एलिमेंट हैं, 2 तत्व हैं, एक है 2, एक है 3। ठीक, पहचान के बताओ कहाँ कहाँ मामला बराबर है और कहाँ कहाँ नहीं है। देखिए पहले वाले सवाल में देखते हैं, इसमें एक ए है, इसमें एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है? हमारे पास एक ही ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है और सम होती है, वो होती है 2। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 9 नहीं 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि भाई सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है। तो इसका मतलब इसमें एक अवयव है, वो जो 2 है, 2 का है। इसमें एक अवयव है जो ए है। यानी अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन वो बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया ए तुल्य है बी के। ये लो, ये इसका उत्तर हो गया। ये लिख दिया मैंने यहाँ उत्तर। डन। अब यहाँ देखिए GUV, इसमें GUAV 4 अक्षर हैं। क्योंकि हम समुच्चय जब बनाते हैं तो बार बार नहीं लिखते किसी अक्षर को। हम समुच्चय जब बनाते हैं बार बार नहीं लिखते। हम इस B को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? GUAV बस, ये इसका रोस्टर फॉर्म है। तो इसमें 1 2 3 4 अवयव हैं और इसमें भी 1 2 3 4 अवयव हैं, लेकिन ये अवयव समान नहीं है। इसके अवयव किसमें? संख्या में हैं, इसके अवयव अक्षरों में हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी ए में अवयव संख्या समान है, बी है। इसका उत्तर हो गया ये। यानी ये कैसा हुआ? ये हुआ तुल्य। ये कैसा हुआ? ये भी हुआ तुल्य। तुल्य समुच्चय। अब इसको हल करेंगे। अगर इसको हल करके देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 3 प्लस माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 3 कोमा x बराबर 2। यानी a में अगर इस a को इस तरीके से लिख दें, राष्ट्र रूप में लिख दें, तो इसमें आ गए 3,2 ऐसे। और b में भी
यही दोनों तत्व हैं। 2,3 लिखो या 3,2 लिखो, क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी यहाँ पर देखा जाए A बराबर B। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला समुच्चय है, ठीक, ये कैसे हैं, ये समान है, बराबर है, समान समुच्चय हैं। और पहला और दूसरा तुल्य समुच्चय हैं, क्योंकि उनमें अवयवों की संख्या समान है लेकिन अवयव अलग अलग हैं। ठीक है, तो बात बहुत अच्छे से साधारण सिंपली ये समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई आपकी। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उप समुच्चय के बारे में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समुच्चयों के बारे में पहले सीखते हैं, भाई ये क्या होते हैं, इनका बेसिक बनाते हैं। और बेसिक के लिए मैंने ये शीट पीडीएफ में लगा रखी है। हर चैप्टर में ऐसी शीट पीडीएफ में होगी, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये बेसिक है। जो सिलेबस है भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का, ये वही है। एनसीईआरटी ये नहीं है, एनसीईआरटी इससे हायर लेवल पर है। ठीक, ये कुछ छोटे लेवल पर, हल्के लेवल पर जो परीक्षाएं होती हैं भारत में, उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। ठीक, अलग अलग तरीक़ों से इस पाठ्यक्रम को जब आप खोजेंगे, बड़े होंगे, समझेंगे, तो इस पीडीएफ को आप ढूंढ भी लेंगे। ठीक, ओपन स्कूल करके कुछ चीज़ होती है, आप जानते होंगे ओपन स्कूल। ओपन स्कूल है या राज्यों की और अन्य परीक्षाएं हैं या और सिलेबस जारी किए जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक, भाषा की इसमें 100% शुद्धता है, मैंने मिला लिया। और इसमें वो सभी कॉन्सेप्ट इजी लेवल पर क्लियर कर दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ लें, पूरा कर लें अपना। इसके बाद इसमें जो मैं ऐड करूँगा अपनी तरफ से, वो एनसीईआरटी के बाद करूँगा। तो पहले हम चैप्टर अपना बेसिक पे करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण मैंने अपनी तरफ से भी लगा रखे हैं, छोटे मोटे जो बेसिक हम क्लियर करवाते हैं, कुछ यहाँ से करा देता हूँ। ये मैं बेसिकली इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इसका पीडीएफ जो लगा है आपके कोर्स में, आप इसके सारे सवाल अच्छे से कर लो, क्योंकि ये एकदम बेस है, एकदम बेसिक है ये। ठीक, तो कुल मिला के आगे बढ़ते हैं। ये है आपका उप समुच्चय। उप समुच्चय यानी किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को निकाल कर यदि एक समुच्चय बनाया जाए, उसे कहते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय तो क्या लिख दें, इसे कहते हैं सबसेट। सबसेट, ठीक, सबसेट कैसे, इसका प्रतीक जो होता है वो ऐसा होता है, यूं, ऐसा ऐसा प्रतीक होता है इसका, ये सबसेट है। ठीक, सबसेट अगर बराबर कर दिया जाए, एक में से निकाल लें तो बराबर का निशान भी नीचे लगा देते हैं, ऐसे। यहाँ अभी नहीं लगाएंगे, जब कहीं आएगा तब लगाएंगे। ठीक, तो किसी समुच्चय, किसी दिए गए समुच्चय, किसी ज्ञात समुच्चय में से कुछ अवयवों है ना, ये लो, को लेकर बनाया हुआ समुच्चय ज्ञात समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है।
यानी a set formed taking some or all element from a given set is called the subset of the given set। ठीक, ये भी बात सिंपली समझ में आई होगी क्योंकि बड़ी सरल सी अंग्रेजी बोली मैंने। चलिए अब मान लीजिए, माना ए बी सी डी ई एक ज्ञात समुच्चय है। ठीक, अब इसमें बी ए सी डी कुछ अवयव ले लिए। देखिए मैंने इसमें से ए लिया, सी लिया, डी लिया, 3 रख दिए। तो यदि बी एक समुच्चय बनाया तो बी समुच्चय ए। इसके बाद यदि सी ए बी सी डी ई तो सी ए। इन 2 बातों को समझ लेना है। यानी हमने इसके सारे ही अवयव सी में डाल दिए, कॉपी मार दी, नकल मार दी इसकी। तो सी जो नया समुच्चय है वह ए का उपसमुच्चय है और ए के बराबर है। अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ती है, जब उपसमुच्चय बराबर हो यानी सारे अवयव निकाल लिए गए हों, डाल के नया बना लिया हो, तो सी उपसमुच्चय है ए का लेकिन बराबर है। यानी इसका मतलब होता है ए बराबर सी, यानी समुच्चय ए और सी बराबर हो गए हैं। तो यानी अगर सिर्फ उपसमुच्चय बनाना है तो ये चिन्ह काम करेगा। अगर उसमें अवयव बराबर ही रखने हैं, सारे ही अवयव निकाल लिए आपने, तो फिर ये चीज़ काम कर जाती है। ठीक, तो इन दोनों को ध्यान रखें। ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय की समुच्चय के अवयव को निकालकर बनाया जाता है। अगर इसमें कोई ऐसा अवयव आ जाए जो इसमें ना हो तो फिर ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। उपसमुच्चय होने का मतलब है कि ये इस समुच्चय का निर्माण या इस समुच्चय सी का निर्माण इस समुच्चय में से हुआ है। ठीक, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ आप पढ़ेंगे, जब नोट्स पढ़ेंगे अपना, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। ये आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लें इसको। हालांकि ये चीज़ हम जान गए हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, यानी प्रत्येक समुच्चय जो है स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसका मतलब कुछ रूल है यहाँ पे। यानी ए जो है अपना उप समुच्चय होता है। ये देखो ऐसे, यदि कोई समुच्चय ए है तो अपने आप का उप समुच्चय है, यानी सम वह है अपने आप में से बन सकता है। रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता, उप समुच्चय होने की स्थिति स्वयं ही पूरी हो जाती है। अतः रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी रिक्त समुच्चय फाई या खाली रिक्त समुच्चय ऐसे लिख दें, ऐसे यहाँ लिख देते हैं रिक्त समुच्चय। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी किसी भी समुच्चय में से कोई समुच्चय बनाए तो फाई बना सकते हैं।
उसमें कुछ नहीं होगा, वो सबका है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बताइए, यदि ए और बी, बी और ए, तो ए बराबर बी। तो ये कह रहे हैं यदि ए में से बी बना दूं और बी में से ए बना दूं तो ए बराबर बी है। जो कि हम पहले कह रहे थे कि भाई अगर सारे एलिमेंट ले लिए जाएं तो वो समुच्चय बराबर हो जाते हैं। तो ये बात कही, अगर ए में से बी बना दूं, बी में से ए बन जाए, यानी दोनों बराबर हों, सीधी सीधी बात ही है, तो ए बराबर बी होता है, यानी समुच्चय आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद आगे थोड़ा और देखिए एक बार, यदि ए बी में से बने, ए बी के बराबर ना हो, तो ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है और बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। ठीक, यानी ए बी में से बन जाए और ए बराबर ना हो बी के, ऐसी कोई परिस्थिति अगर बन जाए, क्योंकि ए में से बी बना हुआ है, तो ए बी का अधि समुच्चय है, तो ए बी का अधि समुच्चय है। अर्थात ए बी में से बना है या बी बना है ए में से, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हो जाता है अगर बराबर नहीं है तो ए बी में से बना है। ठीक, तो ऐसे भी लिख देंगे, जब ए बी में से बना है तो इस बराबर के निशान का कोई महत्व नहीं रहा, तो ऐसा लिख देते हैं ए ऐसे, या बी ऐसे भी खोल देते हैं, इस तरफ को भी ऐसे भी खुल जाता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे, यूँ दोनों तरफ से खुल जाता है ये। ठीक, सबसेट का निशान दोनों तरफ से खुल जाता है। अब जैसे जगह बराबर लिखा तो बराबर का कोई महत्व नहीं रहा, जब इसने कह दिया भाई ये तो है ही नहीं, बराबर तो है ही नहीं। ठीक, तो कुल मिला के ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के फाइनल हो गया कि भाई उप समुच्चय फाई जो है सभी का उप समुच्चय होता है, और अगर एक समुच्चय दूसरे में से बन जाए, दूसरा पहले में से बन जाए, तो ये बराबर भी होते हैं। उप समुच्चय वही होता है जो किसी समुच्चय में से छांट कर निकाल कर अवयवों को बनाया जाता है। ठीक, चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। उदाहरण, यदि x एक अभाज्य संख्या है और 5 से छोटी है, b एक सम अभाज्य संख्या है, तो क्या b a का उचित उप समुच्चय है, यानी एक उप समुच्चय बनाया जा सकता है कि नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, इस उदाहरण में बड़ा ही बढ़िया उदाहरण है पहचानने के लिए। ए में इन्होंने कहा 5 से छोटी अभाज्य संख्या, तो 5 से छोटी अभाज्य संख्या होगी 2,3, ये होंगी अभाज्य संख्याएं 5 से छोटी। और बी में इन्होंने कहा कि एक सम अभाज्य संख्या है, बस ये दो बातें कही। तो अब ये पूछ रहे हैं क्या ए बी का उचित समुच्चय है। ठीक, तो यदि b a का उप समुच्चय है तो b भी a का उचित समुच्चय है। ठीक, तो क्या b a का उचित समुच्चय है? ठीक, अधि समुच्चय है, उप समुच्चय है, मतलब कुल मिला के क्या है? तो यहाँ पे कुछ उल्टा लिखा है, बी ए का, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, बी ए का उचित समुच्चय है। तो बी ए का उप समुच्चय है। पहली बात तो ये है कि
उप समुच्चय है, तो उचित उप समुच्चय है, तो उचित समुच्चय, उचित उप समुच्चय, कुल मिला के उप समुच्चय तो है। ऐसे ये सवाल है। तो हम देखें कि भाई बी बना तो ए में से ही है, तो बी ए का उप समुच्चय तो है, ये तो बात स्पष्ट है। अब यहाँ पे नया शब्द क्यों लगा दिया? ठीक, ए बी का उचित अप समुच्चय है, ए बना है बी में से, तो ए बी का उचित उप समुच्चय है और बी ए का अधि समुच्चय है, यानी उप समुच्चय के लिए उचित उप समुच्चय लगाया गया है। ठीक, तो बात स्पष्ट हो गई कि हम लिखते हैं बी ए में कह सकते हैं बी ए का उचित उप समुच्चय है, यानी उचित है ये कथन, बी ए के बराबर भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया उचित, यानी अगर उप समुच्चय है तो उचित शब्द लग जाता है। इसके लिए शर्त क्या होती है? इसके लिए शर्त ये होती है ऐसे, इसके लिए शर्त होती है कि भाई बी जो है वो बने ए में से, ठीक, और बी बराबर ना हो ए के। बात क्लियर? तो कुल मिलाकर यह होता है उचित उप समुच्चय। उप समुच्चय तो बराबर भी हो सकता है, उचित नहीं होगा। अब देखो, मान लीजिए मैं बना दूं, इस बात को समझ लेना। मान लीजिए मैंने कहा बी बराबर ए और बी ए, और फिर मैंने कहा ए बी, तो देखिए ये बात उप समुच्चय तो ये भी है, ए बी का बी ए का उप समुच्चय है और दोनों बराबर भी हैं। तो लेकिन ये उचित उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय है। तो उचित उप समुच्चय के लिए होना ये चाहिए कि बी में अवयवों की संख्या ए से कम हो। तो उचित उप समुच्चय के लिए ये होना चाहिए कि बी में अवयवों की संख्या ए से कम हो। यानी अगर मैं किसी समुच्चय में से कोई दूसरा उप समुच्चय निकालता हूँ और इसमें अवयवों की संख्या कम होती है, तो इसे कहता हूँ उचित उप समुच्चय। जबकि उप समुच्चय ये है, तो उप समुच्चय में विशेष प्रकार की एक कैटेगरी आ गई कि भाई संख्या कम है, बराबर नहीं है, तो ये हो गया उचित उप समुच्चय। और अगर बराबर भी हो गए तो फिर हो गया उप समुच्चय। ठीक, तो यहाँ पर ये बात आ गई कि बी ए का उचित उप समुच्चय है। ठीक, और ऐसे में ए बी का अधि समुच्चय है, अधि समुच्चय है। तो भाषा स्पष्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब ये होता है उचित उप समुच्चय के लिए ये होता है यदि बी बनाया जाए ए में से और एन बी से बड़ा हो एन ए, तो बी ए का उचित उप समुच्चय है। उचित उप समुच्चय होगा ये। अब देखो, ये जो n है ये क्या है? अवयवों की संख्या। समुच्चय में अवयवों की संख्या को क्या लिख देते हैं? n, पहले n लगा देते हैं। मान लीजिए इस समुच्चय में कितनी है अवयवों की संख्या? तो इसमें है n a बराबर 2, 1 2। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? n b एक ही है, तो ये 1 है, और ए और भी बराबर भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब उचित उप समुच्चय है। और अगर बराबर हो जाएं तो उप समुच्चय है, सिर्फ उप समुच्चय कह सकते हैं। तो यानी उचित उप समुच्चय एक विशेष बात हो गई कि भाई किसी समुच्चय के सारे अवयव अगर न लिए जाएं, उसमें से कुछ छांट लिए जाएं, तो ये उप समुच्चय कैसा होता है? उचित उप समुच्चय होता है। अगर सारे के सारे अवयव ले लिए जाएं तो ये उप समुच्चय होता है। और उचित उप समुच्चय के साथ ही दूसरी परिभाषा जुड़ी है, अधि समुच्चय। अगर अधि समुच्चय है तो किसका? उप समुच्चय का उल्टा शब्द है। यानी ए
बी ए का उचित उपसमुच्चय है। तो फिर ए क्या है? ए बी का अधिक समुच्चय है। अधिक मतलब उसमें अवयवों की संख्या अधिक है, यानी जिसमें से जिस समुच्चय में से कोई समुच्चय बनाया उसे क्या कह रहे हैं? अधिक समुच्चय। और जिस समुच्चय को बनाया उसे क्या कह रहे हैं? उचित उपसमुच्चय। जिसमें से बनाया उसमें अवयवों की संख्या अधिक है उससे जिसको बनाया। तो बात समझ में आ गई होगी। सिंपली देख सकते हैं, पढ़ के भी पक्का कर लें, इसको क्लियर कर लें अच्छे से, है ना। चलिए, अब आया एक समुच्चयों के उप समुच्चयों की संख्या। किसी भी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। अब मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया ए कोई समुच्चय है और इसमें एक ही अवयव है बस। तो इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, ये हमारा सवाल है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इसमें से एक समुच्चय बना सकते हैं बी, जिसमें कुछ भी ना लें, जिसे हम कहते हैं साहब ये तो खाली है। और एक हम सी बना सकते हैं जिसमें हम एक अवयव ले लें बस। तो कुल मिला के ए के उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? ये हो गया एक, ये हो गए दो, दो बन गए। ठीक, अब दूसरा उदाहरण ले लें। मान लीजिए कोई समुच्चय ए को फिर से ले लें, इसमें ले लें अवयवों की संख्या ए बी दो ले लें। तो हम इसमें से कितने उप समुच्चय बना सकते हैं? तो बी बनाएं, तो बी को क्या कर लें? खाली कर लें। पहले रिक्त समुच्चय बना लें एक, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 5। ठीक, उसके बाद इन दोनों को अलग अलग ले लें, एक सी बना लें, इसमें सिर्फ ए रख लें। फिर डी बना लें, इसमें सिर्फ बी रख लें। फिर समुच्चय ई बना लें, इसमें जो का त्यों रख लें ये भी, क्योंकि ये भी एक उप समुच्चय बन सकता है। भाई एक समुच्चय में से समुच्चय बन सकता है, सारे अवयव भी लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, इसे लिखते हैं एन ए। इसमें अवयवों की संख्या है 2। और कितने उप समुच्चय बने? समुच्चय बने देखिए, ये बना पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो उप समुच्चयों की संख्या पावर में घात में चल रही है। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं? किसी समुच्चय ए में यदि अवयवों की संख्या n है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर na होगी। ये बन गया तुम्हारा फार्मूला। ठीक, यानी किसी समुच्चय में अगर किसी समुच्चय ए में अगर na हैं अवयव, तो कुल कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 की पावर na। ठीक, तो छोटा सा उदाहरण करके देख लें एक बार। तो उदाहरण ले लेते हैं। समुच्चय ए बी सी के उप समुच्चयों की कुल
कितनी संख्या होगी? बिल्कुल सरल सवाल है, फटाफट इसका उत्तर बता दो मुझे। ठीक, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n a, 2 की पावर n a, यानी ए में कितने अवयव हैं? तो कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ लिख दिया 3, तो उत्तर हो गया 8। क्लियर? तो कुल मिला के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, ये बात है। पावर सेट बनाएंगे इसी से फिर हम, ठीक, पावर सेट, घात समुच्चय बन जाएगा इसी से। अब आया उचित उपसमुच्चयों की संख्या। उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, एक कम कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने देखा एक रिक्त समुच्चय है। ठीक, तो समुच्चयों की संख्या 8 है। अब लिख देंगे ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या ये कितनी होगी? ये होगी 2 की पावर 3 माइनस 1, यानी ये होगी 7। क्यों? क्योंकि उचित उपसमुच्चयों में एक अवयव कम हो सकता है, बस। वो कौन सा है? हमने अभी देखा कि रिक्त समुच्चय भी इसमें से बन सकता है, उसे हटा लेते हैं आप। किसी भी समुच्चय में से एक रिक्त समुच्चय बन जाता है। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या, ठीक, का जो सूत्र है वो यहाँ लिख दूँ अगर मैं, कितना होगा? ये होता है 2 की पावर n a माइनस 1, तो यहाँ 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हो गया 7। तो समझ रहे होंगे कि उचित उपसमुच्चयों में जो फाई है वो नहीं लिया गया, बाकी सब लिए गए। तो समुच्चय कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 3, 8। कितने अवयव हैं? 3। सूत्र तैयार हो गया। उचित उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं? एक कम हो सकता है, बस। जितने समुच्चय बनेंगे उसमें से एक घटा दो, क्योंकि समुच्चयों में एक उपसमुच्चय ऐसा भी बना है जो खाली है, रिक्त समुच्चय है, उसे हटा दो बस। बाकी सब उचित उपसमुच्चय हैं, क्योंकि उचित उपसमुच्चय में खाली समुच्चय नहीं लिखा जाता। खाली समुच्चय किसी का उचित उपसमुच्चय नहीं होता, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उचित उपसमुच्चय का मतलब है उसमें कोई ना कोई अवयव ज़रूर हो। ठीक, तो कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या एक कम हो जाएगी। ठीक, बस समुच्चयों से। और ये बात भी क्लियर हुई कि ये इसमें फाई यानी खाली समुच्चय नहीं है। ठीक।